वो उसी में उसी रिलेवेंट बात ही कही हुई है। मौर्य भी धर्मोदास गोस में नाम लेते ही सबको क्लिक है कि एवएस के द्वारा की गई संविदा या कॉन्टेक्ट शून्य होती है। वैसे ही हर कोई लीडिंग केस अपन पढ़ेंगे, उसमें अपने को पढ़ते ही क्या लीडिंग केसेस याद हो जाते हैं आराम से अपने को। हर में 2 या 3 ही लीडिंग केसेस होते, ज्यादा नहीं होते हर क्वेश्चन के। ठीक है मैम, एग्जाम में जब आप लिखने जा रहे हैं एग्जाम, तो क्या अलग अलग पेन यूज कर सकते हैं, लाइक ब्लैक एंड ब्लू? ये तो नर्सरी वाले बच्चों का सवाल है। आप एक पेन यूज करो, आप पेंसिल यूज कर लो अगर आपकी पेंसिल अच्छी है, पर मैटर लिखा हुआ होना चाहिए उसमें। कॉपी जो एग्जामिनर चेक करता है वो ये नहीं देखता पेन कौन से रंग का यूज किया है, अपनी कौन से पेंसिल यूज की है, कौन सा कलर का यूज किया है। ठीक है, वो ये देखते हैं इसमें लिखा क्या है, स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने लिखा क्या है। मैटर देखेगा वो पेन शाही या जो ये पेन की शाही चेंज हुई है तो सिग्नेचर करवाते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनसे। आप जुडिशरी का भी जब भी एग्जाम देने जाओ तो आरजेएस का जो रिटर्न का जो मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो थ्योरेटिकल में अब अपन कई बार कैंडिडेट है कि हमें तो डायरेक्ट की लैंग्वेज एज इट इज याद होती नहीं है, तो आपको एज इट इज लैंग्वेज याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको वो कंटेंट्स याद करने हैं, उसमें क्या बात कही गई है, वो कंटेंट्स यानी वो मैटर पूरा आप अपनी लैंग्वेज तो भी वो रिमार्क नहीं कर उसको डेफिनेशन एज इट इज रटने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट्स क्या रहे हैं, बना इसके दूसरे की अनुमति के बिना वो कंटेंट्स क्या जाने चाहिए पूरे। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? जैसे एलएलबी में है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे अब। हाँ, तो उसमें ये भी अभी इतने पेजेस में लिखना जरूरी है, या मतलब या मैटर देना है पूरा, वो पेजेस मैटर नहीं करते भी? नहीं, अभी जो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हिसाब से देना होता है। मान लो टोर्ट्स का देना है आपको, तो टोर्ट्स में पहले न्यूसेंस क्या है, सबसे पहले न्यूसेंस की डेफिनेशन दोगे, आपको न्यूसेंस के कंटेंट्स बताओगे, उसके आवश्यक एलिमेंट्स बताओगे, उसके बाद में केस लॉ से आप डिस्क्राइब कर दोगे। या मॉमडन लॉ को आपको क्वेश्चन आ गया मान लो, तो मॉमडन लॉ में मैरिज क्या है, मैरिज की किस किसने डेफिनेशन दी है, मैरिज की आवश्यक तत्व क्या है, उन आवश्यक तत्वों को डिस्क्राइब करोगे, विस्तार से समझाओगे। उसमें अगर आप 1-2 केस लिख दो तो सफिशिएंट है, लेकिन वो कंटेंट्स वो मैटर पूरा आना चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 पन्ने तो होने ही चाहिए। अगर 6 से कम है तो फिर नंबर कटेंगे? नहीं, 5-6 होने चाहिए, लेकिन अगर मैटर आपने 3 पन्नों में ही सफिशिएंट लिख दिया, मान लो किसी की हैंडराइटिंग छोटी है हाँ, और उसने मैटर लिख दिया तो नंबर उसमें भी मिलेंगे। जो भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो मैटर को देखता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 10 पन्ने भर रहे हैं, तो वो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, फिर हम जैसे मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें फिर बेयर एक्ट को एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है फिर हमें? नहीं, आपको बेयर एक्ट को एज इट इज याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका आंसर लिखिए, अपने हाथ से हैंड रिटन करके देखिए, उसके कंटेंट्स आने चाहिए, उसके आवश्यक जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाए, तो उतने में काफी होता है। उसको समझाने के लिए आप 1-2 केस लॉ जोड़ सकते हो। ओके मैम, और थैंक यू। सीपीसी में केस लॉ जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मान लो आपको पूछ लिए जाए कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या है उसको पूरा विस्तार से बताओगे। आप क्या समझते हो, उसकी खाली अन्वेषण के खाली डेफिनेशन देना सफिशिएंट नहीं है। डेफिनेशन दोगे, उसके साथ साथ में बताओगे इन्वेस्टिगेशन की पावर किसको है, कौन करता है, ऐसे। ठीक है, पूरा विस्तार से जितनी बात आपको, आप वर्ड लिमिट नहीं है अब आरजेएस में, जो थ्योरेटिकल पेपर है उसमें वर्ड लिमिट नहीं है। पहले वर्ड लिमिट होती थी, अब आपको
खाली जगह दी हुई होगी, आप उसमें अपनी जितनी बात कहना चाहते हो वो उतनी बात उसमें कह सकते हो सारा। एज इट इज लैंग्वेज बैरियर की लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैम जैसे कई बार होता है ना कि लिंकिंग भी होती है कि एक एक्ट का दूसरे से भी कुछ ना कुछ लिंक हो जाता है सेक्शंस का, डाल तो सकते वो भी हैं, कर वो सकते हैं डालना ना। भी चाहिए, डाल सकते हैं, वो डालना भी चाहिए। मान लो आपको कोई ऐसा सीपीसी का है, या जैसे निःशुल्क विधिक शिक्षा है, फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड का क्वेश्चन आ जाए तो आप सीपीसी भी डालोगे, सीआरपीसी भी डालोगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी डालोगे, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के एक्ट 1987 के एक्ट भी डालोगे। ये चारों एक्ट मिला के आंसर बनेगा पूरा आपका, है ना। तो वो आपकी जो याद करने या जो पढ़ने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना अच्छे तरीके से समझते हो और कितना अच्छा डिस्क्राइब कर पाते हो, आंसर कितना अच्छा डिस्क्राइब कर पाते हो। लिखने की जो कला है उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप अगर शुरुआत में मान लो कि मैं तो याद कर लेता हूँ सब चीजें वहीं लिख दूंगा, ऐसा नहीं है। वहां लिखने बैठोगे तो आंसर किस तरीके से लिखूं, स्टार्ट कहाँ से करूं, वो याद नहीं आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। थ्योरेटिकल यानी आरजेएस मेंस के लिए जो पेपर है उसमें आपको पहले आप अपना टेस्ट लेके देखो, सर से चेक करवा के देखो, खुद चेक करके देखो। लिखने की कला आनी चाहिए आपको कि मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूं। चोरी की डेफिनेशन है तो चोरी की डेफिनेशन को एज इट इज लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको कंटेंट्स लिख लो और उसको अपनी भाषा में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन सारी बात आनी चाहिए। उसमें आवश्यक तत्व क्या है उसका एग्जाम्पल लिखो। लिखने की कला हो, लास्ट में साइट लिख देना चाहिए कि ये आईपीसी की इस सेक्शन में इतनी नंबर धारा में कहा गया है। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ जी। मैम लाइक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए क्या कोई एग्जाम्स वगैरह या वहाँ पे बार काउंसिल में अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है प्रैक्टिस के लिए अलग से, वहां होता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन हाई कोर्ट में कोई ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मीन्स हम अगर लोकल बार काउंसिल में रजिस्टर करते हैं तो हम हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल हैं? हाँ। राइट मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? मैं एग्जाम में सेक्शंस लिखने जरूरी है? मेरा क्वेश्चन है, सेक्शंस याद होने कंपटीशन के एग्जाम से याद होने बहुत जरूरी है। अब LLB के हाँ, एलएलबी में इतने सारे सेक्शन होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो याद हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं हो पाते। तो जैसे सीपीसी एग्जाम्पल, सीपीसी तो आप लिख सकते, सीपीसी में रूल्स याद नहीं होते। मान लो ऑर्डर 5 लिखना है आपको, ऑर्डर 5 लिखना है और उसमें 30 नियम है, 30 रूल है और वो याद नहीं है, तो आप ऊपर हेडिंग में लिख सकते हैं कि ऑर्डर 5 में ये बातें कही गई है जो विभिन्न रूलों में है या विभिन्न ऑर्डर नियम्स में दी गई है। मतलब सेक्शन नहीं लिखेंगे ऐसा नहीं है, अभी नंबर मिलेंगे ही नहीं। मैटर होना चाहिए, अगर आपने सेक्शन के अंदर की बात लिख दी तो नंबर देगा एग्जाम में। ओके, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते और कोई मैम। क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है मैम, हाँ बोलिए रानी। ये है कि नेट करना चाहते हैं, जैसे मैं एलएलएम कर रही हूँ क्रिमिनोलॉजी में, तो क्या नेट भी क्रिमिनोलॉजी में किया जा सकता है या नहीं, लॉ में नेट ही लॉ होगा? में ही होती है। नेट जैसे अकाउंट्स वाले हैं, एबीएसटी, ईएफएम या अकाउंट्स में नेट नहीं होती, नेट लॉ में होती है। तो आप चाहे कोई भी ब्रांच में हो, चाहे क्रिमिनोलॉजी हो, चाहे ह्यूमन राइट, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, नेट का सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए नेट से, एनटीए की साइट से, और उसमें आप देखोगे सिलेबस सभी है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा उसमें, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, क्रिमिनोलॉजी वाला मैटर बहुत कम है, सिर्फ आईपीसी दिया हुआ है उसमें। सीआरपीसी जो प्रोसीजर एक्ट है वो नहीं है नेट में। सिलेबस निकालो, उसमें 27, 25 से 26 एक्ट आ जाते हैं, वो सारे पढ़ने होते हैं अपने। मैंने क्या किया था, क्रिमिनोलॉजी में फॉर्म भर दिया था,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं LLM क्रिमिनोलॉजी में कर रही हूँ तो नहीं, मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा क्रिमिनोलॉजी नहीं होना है। चाहिए। नेट सिर्फ लॉ में होती है, ऑप्शन भी सिर्फ लॉ ही आता है। अगर आपने इस बार भरा है क्या क्रिमिनोलॉजी में, जी कोई नहीं, वो लॉ में समझा जाएगा आपका। अच्छा, क्योंकि मुझे परसों ही पता चला है कि वो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट बता रहे थे, सोशियोलॉजी की, उसके बाद अगर कोई नेट करता है तो वो क्रिमिनोलॉजी में करता है, लॉ वालों के लिए नहीं है ये सब्जेक्ट। नहीं, सोशियोलॉजी वो अलग है। लॉ जो लॉ अपने जो लॉ में नेट है वो सिर्फ लॉ में होती है, चाहे ब्रांच आपने कोई से भी सिलेक्ट की हो। ठीक है। और एक और क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट सर्विस में जो है वो LLB करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस वाले नहीं कर सकते LLB। मुझे पहले सर ने बताया था कि इवनिंग में अगर कर इवनिंग में सकें, अगर ऐसा कहीं कुछ लग रहा है, लेकिन वो जैसे भी RU में लगता है शायद, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अच्छा एक्स्ट्रा क्लासेस वहां लगती है तो इवनिंग का वहां शो करके लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नहीं कर सकते। अपने साथ में शेयर करना चाहती हूँ धर्मवीर सर के बारे में। धर्मवीर सर ने जितनी मेहनत की है और जिस मुकाम पे आज ये काबिल तारीफ है, क्योंकि 2014 में जब मैं गेस्ट फैकल्टी आई थी तो सर वहां पे कंप्यूटर LLB कर रहे थे। सर इन्होंने LLB की, LLM किया, नेट किया और आज आप सबके गुरु हैं। तो गुरु, मैं आशा यही करती हूँ कि गुरु हमारे कौशिक सर जैसे बने, ये धर्मवीर सर। हम जैसे कौशिक सर को याद करते हैं वैसे सब आप सब उन्हें याद करें कि भाई हमारे को गाइडेंस अच्छी मिली है। एक जो आपको ये गाइडेंस कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और रेगुलर जो क्लास लगा रहे हैं, आप टच में रहिए सर के और लाभ लेते रहिएगा। चलिए, Really Thank you. thankful थैंक यू। even sir and also you. थैंक यू मैम। मनोज जी वैसे आप टिकट रखो। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you very much. ma'am. Thank you, Praveen, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम एंड थैंक यू धर्मवीर सर, आपने इनको बुलाया और हमें ऐसे गाइड किया। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैडम जी, आपने हमारी बात को सर स्वीकार किया और सभी बच्चों की जो जिज्ञासा है उनको भी शांत किया और इतने अच्छे से बातों को समझते हुए समझाया है और पूरी बात का कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ये बातें बताई है। बहुत बड़ी बात है। एक तो टाइम देना, जो कि 1 घंटा इतना लंबा टाइम आपके साथ जुड़े रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ऐसे शेयर करना चाहती हूँ, आज मेरा रोजा भी है वैसे, लेकिन सर की बात मैंने मानी, मैंने नहीं, बच्चों से बात करनी चाहिए। हाँ Thank you madam. Thank you sir. थैंक यू। हाँ, तो ऐसे अपन क्या है, सेमिनार वगैरह है जो मोटिवेशनल क्लास इसीलिए करते हैं कि अपने को जाना कहाँ है, यानी रास्ता क्या क्या होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मेहनत कैसे करनी चाहिए। LLB में एडमिशन जरूर ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद में करना क्या है, इस तरीके का अगर प्लेटफॉर्म अपने को मिला होता है ना तो हम सही रास्ते पे चलते हैं। तो इसीलिए ये सेशन लगाए जाते हैं और अपने साथ जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से फायदा जरूर होगा आप लोगों को। तो ज्यादा यही अपेक्षा करते हैं कि जुड़े रहो। और थैंक यू मैडम जी, थैंक यू।